Hi, very good evening, all of you. Okay, I hope so. I am audible. Great. Can you see my screen? No. Okay. Let's start this session. In this, we are going to deal with the Of Truth by Francis Bacon as it is in your syllabus. तो ऑफ ट्रुथ सच्चाई से हम अपनी पढ़ाई की लिटरेचर पार्ट की शुरुआत करते हैं. And let's see how it goes. Okay. Now is the screen visible to you? Great, great, great. चलिए, let's start. So it is an essay in your syllabus. essay का नाम है ऑफ ट्रुथ, है ना. जितने भी essays फ्रांसिस बेकन ने लिखे हैं, फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ essay. और इन्होंने जितने भी ऐसे लिखे हैं तो दे आर वर्ल्ड रिनोन्ड व्हेन द पीपल लुक फॉर मॉरल एंड सिविल काउंसिल. इज़ वेरी फेमस. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ऐसे. ठीक है, तो ऐसे इनका ऑफ ट्रुथ. एंड लेट स्टार्ट विद इट. अब जो हाईलाइटेड है दैट इज़ द ओरिजिनल टेक्स्ट, राइट. जो अभी जो हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, है ना, वॉट इज रोड सेड जस्टिन पिलट एंड ही वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका. जो उसके नीचे जो मैंने लिखा है दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ठीक है, क्लियर है इतना अपने को, है ना. तो आपको क्या गोल होना है अपना, यहाँ पे दो गोल होने हैं. पहली चीज़ तो कि उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा कोई वर्ड ना हो जिसका मीनिंग अपने को समझ में नहीं आया. ठीक है, कुछ जितना मेरे से संभव होगा उतना मैं आपको बताऊंगा. अदरवाइज कुछ उसमें ऐसा हुआ जो मुझे नहीं पता हुआ तो वी विल फाइंड इट आउट हैंड टू हैंड. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू शेयर. सेकेंड थिंग इज़ कि उसका जिस्ट समझ में आना चाहिए अपने को, क्योंकि ये जो सदी है, मतलब जिस सदी के ये लेखक हैं, तो इट इज़ मतलब ही हैज़ एग्जिस्टेड बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी. तो द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड द स्टाइल विच इज़ फॉलोड इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन, है ना, लैटिन एंड ग्रीक. और बहुत अच्छा लिखते हैं. आप जब बात समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब यू विल फाइंड इट कि येस इट इज़ अमेजिंग. सो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज़ ट्रुथ सैड जस्टिन पिलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर. ठीक है, कि सत्य क्या है, ये किसने बोला, ये जस्टिन पिलट ने बोला. पिलट इतना समझ में आ रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है. जस्टिन का मतलब क्या होता है, तो एनीबडी वुड लाइक टू शेयर कि जस्टिन का मतलब क्या होता है. ठीक है, इसको समझते चलते हैं. व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, सेड जस्टिन पिलाटे. तो जस्टिन पिलाटे मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. इसका मतलब है किसी का मजाक उड़ाना. तो मजाक उड़ाते हुए पिलाट ने बोला, है ना, जो पिलाटे थे उन्होंने मजाक उड़ाते हुए बोला. एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, मतलब किसी ने किसी का उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाना या उपहास उड़ाना, कि सत्य क्या है. तब बोल के उसने बड़े ही किसी को जैसे टॉन्ट मारते हैं या मजाक उड़ाते हैं, इस तरीके से पिलाटे ने बोला और वहाँ से वो चले गए. मतलब उन्होंने आंसर का भी वेट नहीं किया. ठीक है, ये इस लाइन से ओपनिंग है किस ऐसे की ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई के बारे में. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो तो पहले तो अपने समझना पड़ेगा कि भाई पिलाटे कौन है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके वो घुमा फिरा के भी आते हैं. तो हेयर फ्रांसिस बेकन रेफर्स टू पॉन्टियस पिलाटे हु ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस इन एम्परर टिबरस कोर्ट. तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिनका पूरा नाम पॉन्टियस पिलाटे है और जिनके पास एक ऐसे ही पोस्ट थी जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थी. किसके, टिबरस कोर्ट में. टिबरस एक राजा थे उस समय के, उनके कोर्ट में उनका एक पोस्ट थी, मतलब उनके एक मंत्री समझ सकते हो. फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द परसिक्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पिलाटे वॉज नॉट लुक्ड अपॉन फेवरेबली बाय क्रिश्चियंस. अब क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट जो जीसस क्राइस्ट का परसिक्यूशन हुआ था तो उसमें इनका नाम आता था मतलब कि इनका इन्वॉल्वमेंट माना गया. तो ये बहुत फेवरेबली जो क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उन वो इनको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे. ही इन्जॉयड समवट कॉल्ड अ सलीड रेपुटेशन. तो सलीड वर्ड से क्या समझते हैं हम, सलीड वर्ड से समझने का मतलब ये है कि सलीड इज समथिंग लाइक जिसे बोलते हैं खराब रेपुटेशन, मैली रेपुटेशन, मतलब नॉट क्लीन, राइट. तो ही इन्जॉयड समवॉट और सलीड रेपुटेशन. देखो बोलने का देखो तरीका देखो, इन्जॉयड समवॉट सलीड रेपुटेशन, मतलब जो उनकी जो रेपुटेशन थी वो अच्छी नहीं थी, वो खराब थी. हेयर बेकन टेक्स पिलाटेस नेम टू एक्सप्रेस. अब इन्होंने बेकन ने क्यों नाम यूज़ किया है पिलाटे का, टू एक्सप्रेस हाउ ह्यूमंस इन जनरल अवॉइड ट्रुथ. कि हम नॉर्मली भी देखें तो व्यक्ति जो है, जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, वो ट्रुथ को कितना अवॉइड करते हैं. दे फाइंड ट्रुथ
इनकन्वीनियंट एंड डिफिकल्ट टू इम्बाइब, कि वो उसको कन्वीनियंट नहीं मानते, मतलब सच सुनने का लोगों में साहस नहीं है, उसको वो एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए देखो ये लाइन क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। सेड जस्टिंग पिलाटे, उसने उपहास उड़ाते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला, एंड वुड नॉट स्टे फॉर आंसर, मतलब उसने बोल तो दिया, मजाक भी उड़ा दिया, पर वो आंसर सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी, मतलब वो उसके लिए इनकन्वीनियंट था। तो ऐसा ही एग्जाम्पल उन्होंने पिलाटे का इसलिए लिया कि ठीक है लोग जानते हैं पिलाटे के बारे में, तो समझ में आया कि यस कि सत्य जो है उसका उपहास तो उड़ाया सकता, परंतु उसको समझने की, उसको सुनने की क्षमता सब में नहीं होती। ऐसा ट्रुथ के बारे में आपने और हमने भी बहुत बार पढ़ा है कि यस ट्रुथ नीड्स टू थिंग्स, है ना। तो ट्रुथ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज you person who speaks the truth, है ना। First of all the truth should be there. Second thing is the person who speaks the truth, and the third thing is that a person who is ready to bear the truth, who is ready to hear the truth. So what is the point he is trying to explain is कि yes, people can make fun of truth, but unfortunately it is very difficult to absorb the truth. सत्य का सामना लोग नहीं कर पाते, ठीक है। So next lines in the essay, certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting. Golden lines, so I will repeat them again. Certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking. ठीक है, इसको अगर आप इसको रूपांतरित करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, समझने के लिए तो थोड़ा सा वैसा है वो, लेकिन अगर उसे हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें तो सर्टेनली पता है आपने भाई, निश्चित रूप से देयर वुड बी डिलाइट मतलब खुश होना इन गिडनेस। तो गिडनेस इज द वर्ड विच इज़ नॉट ऑफनली यूज। तो गिडनेस वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं, गिडनेस इज समथिंग विच कन्फ्यूजेज यू, कि जिससे आपका सर चकरा जाए, जिससे आपका दिमाग घूम जाए, है ना। तो क्या है, सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडनेस एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, और उसे एक बॉन्डेज की तरह माना जाए जो किसी बिलीफ को फिक्स कर देता है। अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग, जिससे कि जो फ्री विल है यानी हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो इफेक्ट होती है। एज वेल एज इन एक्टिंग, यानी कि एक्टिंग का मतलब यहाँ पे एक्टिंग करना नहीं है, एक्टिंग करने मतलब है यहाँ पे बिहेवियर में, एक्शंस से मतलब है यहाँ पे लेने देना। तो अब गिडीनेस वर्ड मालूम होने के बाद भी लेकिन हमें इसका जिस्ट समझ में नहीं आ रहा। जिस्ट समझ में नहीं आ रहा मतलब कि वो उससे कहना क्या चाहता है। तो उससे कहना चाहता है पीपल डू नॉट सीक ट्रुथ एंड एन्जॉय रिजॉर्टिंग टू फॉल्सहुड एंड लाइज। लोग जो हैं वो सत्य की खोज नहीं करना चाहते और वो इन्जॉय करते हैं गलत चीज़ों को और झूठ जो उनके सामने बोले जाते हैं, वो खुद जो बोलते हैं। पीपल लाइक एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जिस चीज़ पे धुंधलापन हो, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं हो। एंड इनएक्यूरेसी, क्योंकि चीज़ें जो हैं एक्यूरेट नहीं दिखती हैं और हमें भी इस चीज़ की आदत है कि चीज़ें जो हैं वो धुंधली और इनएक्यूरेट रहें, सो दैट दे कैन काउच द हार्नेस ऑफ ट्रुथ इन कन्वीनियंट लैंग्वेज। काउच का मतलब, काउच वर्ड को अगर आप देखेंगे तो काउच का मतलब बेड होता है बेसिकली, है ना। तो काउच, जब बेड पे क्या करते हो आप, लेट जाते हो, बेड पे क्या करते हो आप, सो जाते हो। तो जब आप सो जाता है व्यक्ति तो कैसा हो जाता है, वो शांत हो जाता है, राइट। कि व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि पीपल लाइक एम्बिग्यूटी, लोगों को धुंधलापन, ये धुंधलापन का मतलब कि क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए थॉट्स की, इनएक्यूरेट होने चाहिए जो चीज़ें हैं, जिससे कि वो जो हार्शनेस ऑफ ट्रुथ है। यहाँ से हमें एक बात और समझ में आती है कि ट्रुथ की मतलब ट्रुथ जो होता है वो हार्श होता है। बोलते हैं सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो जो रियल ट्रुथ होता है वो कड़वा होता है, मतलब उसमें कोई किसी तरह का, मतलब इट इज़ नॉट शुगर कोटेड। तो जिससे कि वो जो उसकी जो हार्शनेस और ट्रुथ की उसको काउच कर सकें। यहाँ पे काउच करने मतलब उसे लिटा सकेंगे मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, वो है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो लिटा सकेंगे मतलब कि उसको शांत कर सके और उसे कन्वीनियंट लैंग्वेज में यूज़ कर सके। यानी कि कोई बात है जो सत्य है लेकिन वो सत्य को सीधे सीधे कहेंगे तो अगर सत्य का कोई आदमी बोलना शुरू कर दे तो बहुत सारे फसाद शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सत्य को ढका जाता है झूठ के द्वारा, जिससे कि वो एक्सेप्टेबल बना रहे, ठीक है। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स, सेक्ट्स मतलब सेक्शन, सेक्ट्स का मतलब वो उनके समुदाय, उनके ग्रुप्स। दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स आपको पता है क्या होता है, ऑफ दैट काइंड बी गॉन, उस तरह के जा चुके हैं। येट देयर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स का मतलब जो हाजिर जवाब आदमी होता है, जिसके पास दिमाग होता है। डिस्कोर्सिंग मतलब कि जो बात कर रहा है ना।
एंड देयर रिमेन सर्टेन विट्स कि जो फिलोसोफर्स थे पहले के वो तो अब जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बचे हैं कौन, ऐसे सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स, मतलब ऐसे बात करने वाले लोग विच आर ऑफ द सेम वेन्स, यानी कि उनकी रगों में वही खून बह रहा है जो कि उन फिलोसोफर्स की उसमें बह रहा था, दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम एज वॉज इन द दोज ऑफ द एंशियंट्स, यानी कि पहले भी लोग थे, ऐसे फिलोसोफर्स थे जो अब जा चुके हैं और आज भी उनके पीछे चलने वाले उनके अनुयायी ऐसे बचे हैं जो सत्य से बचना चाहते थे। उनका कुछ खून उनकी उसमें बह रहा है, लेकिन इतना खून नहीं है, मतलब इतना दम नहीं है जितना उनके पुराने एंशियंट्स में था। तो पढ़ने में ही है, अब ये वर्ड टू वर्ड तो हमने इसको कर लिया, लेकिन इसका जिस समझ में नहीं आ रहा कि भैया इसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इससे वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं बेकन, यहाँ पर वो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की बात कर रहे हैं। गोज बैक टू द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हु ऑफन लॉस्ट देयर वे वाइल लुकिंग टू एसर्टेन व्हाट रियली ट्रुथ वाज, यानी कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने कोशिश की ढूंढने की सत्य क्या है, और उस सत्य की खोज की उन्होंने ईमानदार प्रयास किया, परंतु उस ईमानदार प्रयास को करने में भी क्या हुआ कि वो खो गए, मतलब उस पूरे सत्य की खोज नहीं कर पाए। He laments the fact that some of these independent-minded, free-thinking philosophers proposed that there was nothing real as truth, है ना। और इस बात को वो बिल्कुल मानते हैं, फ्रांसिस बेकन भी मानते हैं कि ऐसे उस समय के इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग, फ्री थिंकिंग फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि सत्य जैसा और कुछ भी नहीं है, सत्य ही अटल सत्य है। बट वाइल ट्राइंग टू प्रूव द कॉन्ट्ररी दे सून वेवर्ड एंड केम आउट विद कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, लेकिन जैसे जैसे वो सत्य की खोज में आगे बढ़ते गए तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उसमें ही उसके विरोधाभासी विचार जो हैं वो आने लगे। दीज टाइप ऑफ थिंकर्स हैव ऑल बट सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन इतने ईमानदार लोग जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सत्य जो है वो सत्य अटल है और सत्य की खोज ही सब कुछ है, और लेकिन वो पूरे सत्य को खोज नहीं पाए, उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया। तो इतने ईमानदार, इतने सत्य बोलने वाले फिलोसोफर्स जो हैं दे हैव सीज टू एग्जिस्ट, यानी अब ऐसे फिलोसोफर्स जैसे पहले ग्रीक टाइम पे थे वैसे नहीं है। मतलब जो उन्होंने बोला है ना यहाँ पे सर्टेन विचार तो सेम वेन्स की उनकी आदतें, उनके सोचने का तरीका तो वही है, बट देयर नो सो मच ब्लड, लेकिन उतना दम नहीं है उनमें, यानी कि उनमें जो पहले जो फिलोसोफर्स थे, जो पुराने ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे, उनमें इतनी वो थी कि हम सत्य की खोज पे निकले हैं, लेकिन जितना हम सत्य खोजते जा रहे हैं तो हमारे को मन में विरोधाभासी विचार आते हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि हमारे विचार जो हैं वो विरोधाभासी हैं, लेकिन आजकल के जो हैं ये कंटेम्प्रेरी या उस टाइम के हिसाब से उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, तो उन्होंने बोला उसको आगे अपन समझने की कोशिश करते हैं। द प्रेजेंट डे वंस लैक द रिगर एंड वर्व ऑफ द एंशिएंट ग्रीक माइंड्स, की पहले जो दिमाग थे, जितनी उनमें सत्यता थी और जितनी उनमें स्पष्टता थी, आज के फिलोसोफर्स में वाली बात नहीं है। वो चल तो उसी थॉट प्रोसेस पर हैं, परंतु उनमें वाली बात नहीं है। दे आर पेलर वर्जन्स ऑफ देयर इलस्ट्रियस प्रीडिसेसर्स, यानी कि वो हैं तो उन्हीं के रूप, लेकिन उनमें उतना दम नहीं है, वो उसके पेलर वर्जन। पेलर वर्जन है क्या मतलब कि हाँ वो चल तो सेम थॉट प्रोसेस पर हैं, परंतु उनमें इतनी रिगरनेस नहीं है। नेवरदलेस दे टू डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रुथ एंड टेंड टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स फॉल्सहुड। बस समानता इतनी है कि हाँ ये भी जो है वो ट्रुथ के, मतलब वो इतने वीक हो चुके हैं कि उन्होंने पहले ट्रुथ के जो उनसे जो पहले जो फिलोसोफर्स थे उनके टाइप के, तो उनमें कम से कम इतनी ईमानदारी तो थी कि उन्होंने माना कि हाँ सत्य होता है और सत्य की खोज ही, मतलब सत्य ही अटल सत्य है, लेकिन उस पूरे सत्य की वो खोज नहीं कर पाया और उन्होंने अपनी गलतियों को माना। लेकिन आज के जो फिलोसोफर्स हैं उनमें इतना रिगर, उनमें उतना खून, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में या समझने की भाषा में बोलते हैं कि दमखम ईमानदारी के प्रति नहीं है कि वो ईमानदारी से बोल सकें, और हैं तो वो उन्हीं के वंशज का मतलब उसी थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं, लेकिन समानता इतनी है, उनके वंशज क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये भी सत्य के एग्जिस्टेंस पे डाउट करते हैं और गलत चीज़ों की तरफ यानी झूठ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth, nor again that when it is found it imposeth upon men's thought that does bring lies in favor, but a natural though corrupt love of the lie itself. Very deep, very impounding. Let's see to it. पहले देखते हैं इसमें कोई ऐसे वर्ड्स हैं क्या जो हमारी समझ में नहीं आ रहे, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। बट इट इज़ नॉट द डिफिकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंड आउट ट्रूथ, लेकिन ये सिर्फ उसमें सत्य की खोज में जो मेहनत लगती है, जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परिश्रम आता है, कि यही सिर्फ इकलौता कारण नहीं है। नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज़ फाउंड टू इम्पोजेड ऑन मेंस थॉट, दूसरी चीज़ की ऐसा नहीं है कि भैया कि वो आदमी के ऊपर थोप दिया जाएगा,
दैट डज ब्रिंग्स इन लाइज इन फेवर। इसी वजह से लोग जो हैं वो झूठ का साथ देना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका फेवर ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मुख्य कारण नहीं है, परंतु बट अ नेचुरल दो करप्ट लव फॉर द लाइट सेल्फ। लेकिन लोगों को झूठ से प्यार है, इसलिए भी लोग जो हैं वो झूठ को क्या करते हैं, वो झूठ को पसंद करते हैं, झूठ की साइड लेते हैं। ठीक है, अब इसका अपन समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली इससे क्या नहीं कहते हैं। अनडाउटली पीपल डू मेक वेरी सिंसियर एंड स्ट्रेनस एफर्ट्स टू डिस्कवर ट्रूथ। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग आज की डेट में भी कोशिश करते हैं, सिंसियर अटेम्प्ट्स करते हैं कि जिससे सत्य खोजा सके। दे सक्सीड, कुछ कभी कभार उनको सफलता ही मिलती है, बट रिग्रेटेडली, परंतु दुख की बात यह दे फाइंड द बर्डन एंड डिमांड्स ऑफ ट्रूथ टू बी अनबियरेबल। यानी कि वो सत्य खोज तो लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम पड़ता है कि सत्य जो है वो उसको लेके चल पाना बहुत मुश्किल है, उसका अपने आप में एक बर्डन है और उसको वो झेल नहीं पाते। एक्सपीरियंटली दे अबैंडन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। और इस सब मोहजाल में पढ़ने के बाद, इस दुनियादारी में पढ़ने के बाद वो सत्य का रास्ता जो है वो छोड़ देते हैं एंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लाइज, नोइंगली वेरी वेल दैट रिजॉर्टिंग टू लाइज इज डिग्रेडिंग। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, जो लोग जागरूक होते हैं, कि हम झूठ का सहारा ले रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं या झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डिग्रेडिंग है, मतलब वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सत्य का बोझ उठाने की उनमें क्षमता नहीं होती है। द वर्ड ऑफ लाइज इज डार्क, है ना, जो झूठ की जो दुनिया होती है वो अंधेरी होती है, वो काली होती है। बट पीपल समाउ डेवलप अ फैसिनेशन फॉर लाइज एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रुथ। लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने क्योंकि उसका वो सामना नहीं कर पाते, उसको अपने साथ लेके चलने का उनमें हिम्मत नहीं होती, तो धीरे धीरे वो उस झूठ के लिए ही फैसिनेशन यानी कि उसके फेवर में सोचना शुरू कर देते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रीशियंस एग्जामिनेथ द मैटर एंड इज एट अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, that men should love lies where neither they make for pleasure as with poets nor for advantage as with the merchant but for the lies sake। ये भी बहुत ही मज़ेदार बात है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रीशियंस, जो ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे, उनके एक स्कूल ने यानी उनकी एक थॉट प्रोसेस ने एक एग्जामिन किया मैटर को, कि ये बात सोचने की है कि चाहे उसमें कोई भी बात हो, कि लोग जो हैं वो झूठ से प्रेम करते हैं, है ना। वेयर निदर दे मेक फॉर प्लेजर, चाहे वो प्लेजर के लिए हो, चाहे वो इमेजिनेशन के लिए हो, जैसा कि पोइट्स यूज़ करते हैं, नॉर फॉर एडवांटेज, ना कि वो एडवांटेज लेने की हो, एज विद द मर्चेंट, जैसा कि व्यापारी इस्तेमाल करते हैं, बट फॉर द लाइज सेक। लेकिन ये झूठ के संग जीते जीते हमें इतना समय गुजर गया है कि अब हम क्या है, झूठ की हमें आदत पड़ गई है, हम झूठ के बिना रह नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो अर्थ है, ये तो उस समय की जो इंग्लिश है, ये द टाइम्स विच इज रिटन उस टाइम की इंग्लिश है, लेकिन अब इसको अपन आज की इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। तो सम ग्रीक फिलोसोफर्स और लेटर पीरियड्स डेल्व्ड इनटू दैट मैटर। कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इस बात में मेहनत की कि लोग सत्य पर क्यों नहीं रुक पाते हैं, तो उन्होंने इसकी तल्लीनता से, गहराई से, उसमें डेल्व्ड का मतलब किसी चीज़ में गहराई से उतर के देखना, है ना, कीनली ऑब्जर्व करना। इस मैटर में मुद्दा क्या है कि भाई सत्य क्या है ना, सत्य के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग सत्य क्यों नहीं बोलते हैं, इसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। निबंध है, तो ऐसे है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं फ्रांसिस बेकन कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स ने बात के समय के इस मैटर में, इस मुद्दे में और खोजबीन करने की कोशिश की, उन्होंने इसकी गहराई को समझने की कोशिश की। तो उन्होंने जानने की कोशिश की, दे ट्राई टू नो व्हाई एंड व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स लाइज, कि ऐसा क्या है जिस वजह से लोग, ऐसे क्या कारण हैं कि लोग जो है वो झूठ के प्रति आकर्षित होते हैं, कि हर आदमी झूठ बोलना चाहता है, हर आदमी झूठ बोल रहा है, हर आदमी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और झूठ सुनकर वो खुश है, दुखी है, लेकिन झूठ बोलकर खुश जरूर है। तो इन पोइट्री सम डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ एड्स टू अ पोएम्स लिटरेरी ब्यूटी। अब वो कह रहा है पोइट क्यों इस्तेमाल करते हैं झूठ का, क्योंकि भैया बिल्कुल सच 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 बोल दोगे, बिल्कुल वैसा का वैसा बोल दोगे तो पोएम ही नहीं बनेगी। तो उसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, उसको एग्जैजरेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, यानी उसमें एग्जैजरेट करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, भावनाओं को अलग तरह से व्यक्त करते हैं, रियलिटी से दूर ले जाते हैं। तो उसकी ब्यूटी को, उसकी जो लिटरेरी ब्यूटी है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। सो अलाउंस नीड टू बी मेड टू अकोमोडेट फैंटेसी एंड फिक्शन एज दे एनहांस द रीडर्स लिटरेरी प्लेजर। तो यहाँ पर उन्हें छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ पे फैंटेसी लेके आनी है, क्योंकि वो अगर कोई जो राइटर है वो फिक्शन लिख रहा है, वो कहानी ही फिक्शन है, यानी सत्य आधारित नहीं है,
तो वहाँ पे उसको इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए जिससे कि वो भाई वो इतना मज़ेदार लिखेगा कि लोग को उसको पढ़ना पसंद आए। तभी ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ ना कि लोग उसको पढ़ेंगे, तभी वो अच्छा कवि होगा, तभी वो अच्छा लेखक होगा। तो उन्हें तो थोड़ा बहुत ट्रुथ से इधर उधर खेलने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें मतलब मार्जिन मिलना चाहिए, उन्हें डिस्काउंट मिलना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो आप मुँह पर लाइन देखना, मेजर नाइन मेक फॉर प्लेजर विच पॉइंट नॉट फॉर एज द मर्चेंट बट फॉर द लाइफ सेक, है ना। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Merchants and traders resort a certain amount of falsehood to entice the customers to buy their merchandise। यानी कि जो व्यापार होता है वो जब तक आप झूठ नहीं बोलो, थोड़ा बहुत आप इधर का उधर नहीं करो, थोड़ा बहुत आप चीज़ों को बड़ा चला के नहीं बताओ, तो कौन उनके सामान को खरीदेगा। तो सामने वाले ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि वो उनका सामान खरीद ले, वो उनकी डील को मान ले, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, फॉल्सहुड का यूज़ किया जाना चाहिए। तो उसको भी थोड़ा बहुत माफ़ कर देना चाहिए। तो बोले इन लोगों का तो समझ में आता है ना, कि लोग कोई एडवांटेज उठाने के लिए, एडवांटेज क्या उठा रहे हैं कि भाई पोएट है, जब तक वो उसमें उस चीज़ का एलेबोरेशन नहीं करेगा, उसमें चार चांद नहीं जोड़ेगा, उसमें चार तरह का एग्जाइजेशन नहीं देगा, उसे बड़ा चला के नहीं बताएगा, सत्य से परे नहीं बताएगा, तब तक उसकी कविता को, उसकी लेखनी को पसंद कौन करेगा, है ना। जो व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा है, वो बिल्कुल सच बोलेगा तो उसके वो व्यापार में कैसे सफल होगा। तो इन लोगों का तो बोलता है कि फ्रांसिस बेकन का ऐसा कहना है कि जो, प्लीज़ बंद कर लीजिए अपने माइक जिसके भी चालू हो, है ना। फ्रांसिस बेकन का ऐसा कहना है कि ये इन लोगों को तो फिर भी एक बार को छूट दी जा सकती है, लेकिन बट वाई डू कॉर्न फॉक्स रिजॉर्ट टू लाइज डिस्पाइट नोइंग इट्स अनसेवरी कॉन्सिक्वेंसेज। कि जो आम आदमी जो अननेसेसरीली झूठ बोल रहा है, जो नॉर्मल अपनी दुनिया में जो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोलने का उसका जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु वो भी झूठ बोले जा रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसके मतलब उससे उसे क्या स्वाद आ रहा है झूठ बोलने से। उनको तो फ़ायदा हो रहा है, पोएट झूठ बोल रहा है, पोएट चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा है तो उसको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो व्यापारी झूठ बोल रहा है उससे उसका व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो बात कर रहे हैं, उन्हें झूठ बोलने में क्या फ़ायदा है, वो उसके क्या परिणाम नहीं जानते कि झूठ बोलने के परिणाम क्या होते हैं। तो झूठ बोलने के परिणाम अच्छे तो नहीं होते, लेकिन बिना किसी फ़ायदे के वो एक ऐसा काम किया जा रहा है जो कि उसके लिए नुकसानदायक है। बट आई कैनॉट टेल दिस सेम ट्रूथ एज अ नेकेड एंड ओपन डोलाइट दैट डज नॉट शो द मास्क एंड मेमोरीज एंड ट्रम्स ऑफ द वर्ड हाफ सो स्टेटेडली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट्स, है ना। तो पहले तो इसको हम इसका शब्दावली को समझने की कोशिश करते हैं। बट आई कैनॉट टेल, पर मैं बता नहीं सकता दिस स्ट्रेंथ टू द नेकेड और ओपन डोलाइट की जो ट्रुथ है वो बिल्कुल नग्न है, नग्न मतलब खुला हुआ है, ओपन डेलाइट की तरह है। दैट डज नॉट शो द मास्क एंड मेमोरीज एंड ट्रम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। ट्रम्स का मतलब जीत होता है, मेमोरीज का मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। मेमोरीज से हम क्या समझ सकते हैं, मेमोरीज इज ऑल्सो बेसिकली अ पार्ट, है ना। तो जो मेमोरीज़ हैं उनको, यानी किसी तरह के जो मेमोरीज बेसिकली जिसे बोल सकते हैं आप, जैसे स्वांग मतलब नौटंकी जैसे बोल सकते हैं। तो जो सत्य होता है वो एकदम खुले दिन के जो उजाला होता है उसकी तरह होता है। तो उसमें क्या है कि किसी तरह के मुखौटे, किसी तरह के स्वांग, किसी तरह की जीत ऑफ द वर्ड नहीं दिखाता। हाफ सो स्टेडली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट्स। जैसे ही कैंडल लाइट में क्या होता है, कैंडल लाइट में बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब इल्यूजनरी हो जाती हैं। लेकिन तो कैंडल लाइट कैसा है, मतलब कैंडल लाइट मतलब जो मोमबत्ती है, रात का समय मोमबत्ती है, तो कैसा है कि हाँ मतलब उसमें कुछ दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा है, आधा दिख रहा है, जो दिखाना चाहते हो वो दिख रहा है। परंतु सत्य ऐसा नहीं होता। सत्य एकदम सूरज की रोशनी की जैसा होता है, जहाँ सब कुछ खुला खुला दिखता है, ठीक है। तो खैर इसका यहाँ से मीनिंग क्लियर हो रहा है, बट फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ट्रुथ डिपिक्ट्स एवरीथिंग वेरी ऑनेस्टली, फेथफुली एंड ट्रांसपेरेंटली। सत्य जो होता है वो हर चीज़ का वर्णन करता है ईमानदारी से और बिल्कुल पारदर्शिता से। देर इज़ नो प्लेस फॉर एक्स्ट्रा वेगेंट प्रेज और डेरिशन। वहाँ पर किसी भी तरह की जैसे बोल सकते हैं कि मतलब बड़ा चढ़ा के बातों करने की ज़रूरत नहीं होती है। और साइकोफेंटिक इयोलॉगी इन ट्रुथ, और किसी तरह की ऐसे वार्तालाप की ज़रूरत नहीं होती है कि जहाँ पर चापलूसी करने की ज़रूरत पड़े। Emperors, heroes, military commanders and other men and women of prominence are described with the minimum laudatory language। जब सही में किसी के बारे में सत्य बोला जाता है तो जितने बड़े एक सम्राट क्यों नहीं हो, जितने बड़े हीरो क्यों नहीं हो, जितने बड़े मिलिट्री कमांडर्स क्यों नहीं हो, और ऐसे जो भी लोग हैं जो कि इतिहास के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, जिनकी कोई प्रोमिनेंट प्लेसिंग है हिस्ट्री में, उनको कम से कम
शब्दों में भी, मतलब बिना उनको बढ़ाए चढ़ाए भी बताया जा सकता है सत्य के साथ। ट्रुथ बिल्ड्स नो आर्टिफिशियल ऑरा ऑफ ग्रेटनेस अराउंड देम। ट्रुथ को अपने आसपास किसी तरह का ऑरा बनाने की, किसी तरह का आर्टिफिशियल एक भौकाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सत्य अपने आप में ही सफिशेंट होता है। सो बेरेफ्ट ऑफ दोज अनरियलिस्टिक प्रेज, तो ऐसी जो अनरियलिस्टिक प्रेज हैं उससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। उसका दीवाना बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम पागलों की तरह, बेरेफ्ट इज समथिंग हु इज़ क्रेजी, है ना। तो इस तरह के दीवानेपन से दूर रहिए। दे अपीयर वास्टली डिमिनिश्ड इन नेचर, और इस तरह के किसी को आप ज़्यादा बढ़ान करते हैं तो भी सामने वाले का जो आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, क्योंकि उसके एक्शन से वो मैच नहीं खाती है, तो वो कैसी होती है, वो जैसे ही वो कैंडल लाइट में तो आप उसकी इमेज अच्छी दिखा सकते हो, लेकिन जैसे ही वो सूर्य की रोशनी गिरेगी उसके ऊपर तो उसका जो स्टेचर है वो नहीं रहेगा। तो एक्चुअल स्टेचर तो वही है जो सूर्य की रोशनी में आता है, जो रियल है वो रियलिटी है। उसके बाद उसमें अपन कितना भी हाइपरबोलिक कर लें, कितना भी एक्स्ट्रा वेगेंट वे में समझाने की कोशिश करें, तो कुछ समय के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन सत्य जब सामने निकल के आता है तो आदमी की असली औकात तो गलत शब्द हो जाएगी, परंतु मतलब जो उसका असली जो स्टेचर है वो सामने दिखाई पड़ता है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइज ऑफ अ पर्ल, ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी इस पूरे ऐसे में। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल दैट शोएथ बेस्ट बाय डे, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और कार्बुनकल दैट शोएथ बेस्ट इन वेरिड लाइट्स। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं कि सत्य जो है शायद वो पर्ल जैसा होता है ना। पर्ल मोती समझ सकते हैं पर्ल से। दैट शोएथ, ये ETH लिखा है, ये पुरानी इंग्लिश है तो समझ लें शोज है इसका मतलब, है ना। डॉट लिखा है उसका मतलब वहाँ डज है। तो दैट शोएथ बेस्ट बाय डे, जो कि दिन में प्रॉपर दिखता है। क्या दिखता है? मोती, है ना। मोती जो चमकता है वो दिन में चमकता है, जितना भी इसे चमकता है, बहुत ज़्यादा नहीं चमकता है, लेकिन वो सूरज के सामने भी चमकता है। बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइज ऑफ अ डायमंड और अ कार्बुनकल दैट शोएथ बेस्ट इन वेरिड लाइट्स। लेकिन वो इस तरीके का नहीं होता मोती कि भाई दिन है, जब सब कुछ उजाला है, जब सब कुछ क्लियरिटी है तो भी मोती चमकता है। लेकिन वो डायमंड जैसा नहीं होता कि जैसे ही आपने लाइट बंद करी या जैसी अलग अलग तरह की लाइटें उस पर डालना शुरू करें, यानी उसके सर्कमस्टांसेस को आपने चेंज किया, तब वो बेस्ट बनने लगे, है ना। तो सत्य जो है वो सत्य को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, तभी बोलते हैं सत्य अटल है। इसको और डिसेंट वे में समझने की कोशिश करते हैं, साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अ पर्ल शाइन्स इन द डे, जो मोती होता है वो दिन में चमकता है। डायमंड और अ कार्बुनकल ग्लोज एट नाइट गिविंग एन अनरियल फीलिंग ऑफ लाइट इन द मिडस्ट ऑफ टोटल डार्कनेस। लेकिन जो डायमंड होता है, जो कार्बन जो मॉलिक्यूल का अगर कोई स्टोन होता है, वो रात को ग्लो करता है और एक हमें एक अनरियल फीलिंग देता है रात में कि दिन हो गया, मतलब उजाला हो गया, है ना। जितना अंधेरा होगा तो अब उसके बाद किसी तरह की लाइट डालोगे तो डायमंड चमकना शुरू हो जाएगा, लेकिन दिन में तो वो चमकता हुआ दिख नहीं रहा था। तो यानी कि जब सब तरफ प्रकाश होगा, जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब वो नहीं चमक रहा है, लेकिन जब अंधेरा है तब वो चमक रहा है। तो ये लाई जैसा होता है। और पर्ल कैसा होता है? सत्य जैसा होता है कि वो दिन में भी, जब सूरज है उस समय भी चमकता है। ट्रुथ इज़ लाइक अ पर्ल, सत्य जो है एक मोती की तरह होता है। इट शोज़ व्हाट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई, वो दिखाता है जो आदमी अपनी आंखों से देख सकता है ना। हिंदी में एक बहुत शानदार वो है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, है ना। सत्य को उसके सपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता है। सत्य होता है तो सत्य जब दिखना होता है तो वो दिखता है। तो मतलब इट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई, इट कांट शो एनीथिंग बाय लाइटिंग अप समथिंग अनरियलिस्टिकली। सत्य को किसी और चीज़ की लाइट की, जो मैंने आपको बोला कि प्रमाण की नहीं कि ऐसा होगा तभी वो सत्य दिखेगा। सत्य तो अटल है, तो जो सत्य है वो सत्य है। ओनली फॉल्सहुड हैज़ दैट कैपेसिटी, ये कैपेसिटी सत्य के पास नहीं होती कि आप उस पर अलग तरह का प्रकाश डालो, अलग तरह के उसे डेटा से उसे आप वो कर दो तो वो अलग तरह की बात बनने लगेगी। सत्य जो है वो सत्य तो अटल है, सत्य जो है वो सत्य की तरह रहता है। लेकिन झूठ में एक कैपेसिटी होती है, जो फॉल्सहुड में एक कैपेसिटी होती है कि किसी चीज़ को दिखा सके जब टोटल डार्कनेस है, यानी कि उसके हिसाब से माहौल खड़ा किया जाए, उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस से बनाया जाए, तो सत्य भी झूठ की शक्ल लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डज एवर एड प्लेजर, डज एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वॉज टेकन आउट ऑफ मेन्स माइंड्स वेन ओपिनियंस, फ्लैटरिंग होप्स, फॉल्स वैल्यूएशंस, इमेजिनेशंस एज वन वुड and the like, but would leave the minds of a number of men poor shrunken things.
फुल ऑफ मेलनकोली एंड इनडिस्पोजिशन एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा डीप है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो उसकी शब्दावली को समझने की कोशिश करते हैं ताकि अपने को क्लियर हो पाए। तो बोल रहा है मिक्सचर ऑफ लाई डज एवर एट प्लेजर। लेकिन अगर लाई को, अब एक तो झूठ हो गया, एक सत्य हो गया, झूठ के कई रूप हैं, सत्य का एक ही रूप है ना, सत्य अटल है। लेकिन अगर झूठ और सत्य को मिला दिया जाए जैसा कि लोग करते हैं, डज एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मेन्स माइंड वेन ओपिनियंस, की क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सत्य और झूठ को मिला दिया जाए तो आदमी को आप चकाचौंध कर सकते हो, आप उसके माइंड को ही कैप्चर कर सकते हो, फ्लैटरिंग होप्स, आप उसके मन में उम्मीदें आ सकते हो, फॉल्स वैल्यूएशंस की आप उसकी जो निर्णायक क्षमता उसको गड़बड़ कर सकते हो, imaginations as one would and the like but would leave the minds on number of men poor shrunken things, जो लोगों के सोचने समझने क्षमता उसको बेचारे जो दिमागी रूप से जो सत्य को अपनी आंखों से देखने में असमर्थ हैं, क्या आप उनके दिमाग पर राज कर सकते हो। फुल ऑफ मेलनकोली, मेलनकोली मतलब किसी दुख में डूबे रहना, एंड डिस्पोजिशन अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, क्या आप उससे किसी का दुख मिटा सकते हो। तो क्या ये संभव है। तो ये सत्य तो क्योंकि ज़्यादातर लोग बियर ही नहीं कर पाते, पुराने भी टाइम पे लोगों ने उसको कोशिश की लेकिन सारे सत्य की राह पर नहीं चल पाते, जो खाली झूठ की राह पर चल रहे हैं उनका। लेकिन अभी लोगों ने क्या तरीका निकाला है, जिस तरह से ह्यूमन वर्ड चल रहा है, ह्यूमन नेचर चल रहा है, कि इनका मिक्सचर कर देते हैं लोग, है ना वो पूरा झूठ होता है ना वो पूरा सच होता है। क्यों? क्योंकि जब आप झूठ और सच को एक सही मात्रा में मिला देते हो तो एक ऐसा तैयार हो जाता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है जिसके अंदर ताकत है किसी भी इंसान को उसके बेसिक जजमेंट को हिलाने की। तो उसको हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। अ कॉकटेल मतलब मिक्सचर समझिए आप यहाँ पे। अ कॉकटेल ऑफ लाइज एंड ट्रूथ हैज़ द पोटेंसी टू प्लीज ह्यूमंस मोर देन ओनली लाइज और ओनली ट्रूथ, कि जो सत्य से किसी को पूरा झूठ बता सकते हो आप, ट्रुथ से उसे भाई सच्चाई से अवगत करा सकते हो। लेकिन इनका यदि मिक्सचर जो लोग कर पाते हैं, यानी कि अगर उनका एक ब्लेंड बना दिया है कि उसमें झूठ भी और सत्य भी हो, तो वो लोगों को प्लीज़ करता है, मतलब उससे आप लोगों को खुश कर सकते हो। बेकन पैराडॉक्सिकली सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ लाई एंड ट्रुथ, और पैराडॉक्सिकली वो बेकन खुद इस बात को सजेस्ट करते हैं कि लोगों को सत्य और झूठ के कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहिए। If everything is portrayed in their true colors with no addition of superficial praise, flattering comments and illusions, society will appear dry and indolent. यदि पूरे समाज को नंगा कर दी जाए और सिर्फ सत्य ही सत्य रह जाए तो ये पूरी दुनिया जो है वो कैसी, उसमें कुछ भी किसी की तारीफ नहीं की जाए, किसी के बारे में कोई अच्छी बात नहीं की जाए। अच्छी बातें जो की जा रही है वो सारी सच थोड़ी हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ सत्य ही बोला जाएगा, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, तो ये जो पूरा समाज है बिल्कुल अजीब सा ही, बड़ा बेस्वाद और बड़ा ही मतलब ना झेलने लायक स्थिति में आ जाएगा। वैनिटी एंड एंग्रेजमेंट इंक्यूज क्रिएटिविटी, एनर्जी एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाने से उसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बढ़ती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इसको सिंपल करने के लिए उन्होंने समझाया है, इफ़ अ पोएट इज़ नॉट फेलिसिटेटेड और अ प्लेयर इज़ नॉट रिवॉर्डेड, हाउ विल दे विल मोटिवेटेड टू रीच हायर लेवल्स ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। यदि कोई पोएट है उसकी सम्मान नहीं किया जाएगा, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, या किसी प्लेयर को रिवॉर्ड नहीं करा जाएगा, तो मोटिवेट कैसे होंगे कि वो आगे चल के कुछ और अच्छा कर पाएँ। वाइल शॉवरिंग प्रेज, यूज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस फीट इज नीडेड। उनके ऊपर तारीफ़ों की बरसात करते समय ज़रूरी है कि उनका एक अनरियल डिस्क्रिप्शन भी बताया जाए जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अदरवाइज द प्रेज विल बी ब्लैंड एंड इफेक्टिव, अदरवाइज उस तारीफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो तारीफ सुन के आदमी खुश ना होता। राइट। तो वन ऑफ द फादर्स इन ग्रेट सेवेरिटी कॉल्ड पोइजी, पोइजी का मतलब पोएट समझे, विलियम डेमोनियन, उन्होंने ऐसा बोला है कि डेविल्स वाइन, है ना, कि एक महान कवि ने डेविल्स वाइन बोला है किसको, झूठ को, है ना। ये जो कॉल्ड पोइजी लिखा है, जो उसका मतलब ये है कि एक पोएट ने बोला है, किसके लिए बोला है, कि झूठ के लिए किसको बोला है, डेविल्स वाइन है झूठ, है ना, एक ऐसी शराब है। बिकॉज इट फिलेथ द इमेजिनेशन, जो कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो हमारी जो इमेजिनेशन है उसको फुल करती है, क्या, झूठ। एंड येट इट इज़ बट विद द शेडो ऑफ अ लाई, और किसकी मदद से कर पाती है वो ऐसा, वो करने में तभी सफल होती है क्योंकि उसके अंदर झूठ भी होता है।
बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पास थ्रू द माइंड, लेकिन वो सिर्फ झूठ नहीं है जो कि सिर्फ माइंड के थ्रू पास होता है, बट द लाई दैट सिंकिथ इन एंड सेटल्ड इन इट दैट डज द हर्ट सच एज वी स्पेक ऑफ बिफोर। लेकिन जो लाए उस समय जो माइंड से पास होता है वो लाए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलते बोलते और झूठ सुनते सुनते जो हमारे दिमाग में, हमारे अंतर मन में जो झूठ बैठ जाता है, जो कि हमें सच, जिसे हम सच मानने लगते हैं, जो सेटल हो जाता है, वही हमें बाद में नुकसान पहुंचाता है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। सम वेरी रेवर्ड मैन ऑफ ग्रेट विजडम डिसइंटीग्रेटेड पोएट्री सेड इट कंटेंट लाइज। तो बहुत सारे लोगों ने, अभी हम पहले भी पढ़ रहे थे जब एमपी सेट का सिलेबस कर रहे थे, कि लॉट्स ऑफ पीपल हैव सेड कि पोएट्री, आई थिंक आई वाज इन अ डिस्कशन विद निधि कि लॉट्स ऑफ पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड पोएट्री, है ना। एक हम सेशन कर रहे थे उसमें एमपी सेट में सिलेबस में एक बता कि हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड पोएट्री एंड हु स्टूड इन सपोर्ट ऑफ इट। तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ ऑफ द लेजेंड। आई थिंक इट वाज चौसर। ये चौसर वाले सेशन के बाद वाला सेशन था वो, चौसर है ना। चौसर वाले सेशन में ऐसा हुआ था कि हाँ, तो द पीपल हैव सेड सम, आई थिंक एरिस्टोटल हैज़ क्रिटिसाइज्ड पोएट्री अलॉट। तो उसके बाद चौसर उसके सपोर्ट में खड़े हुए। उसके बाद एक और उस समय के ब्रिटिश पोएम भी थे, मैं नाम ध्यान करके ज़रूर किसी सेशन में बताऊँगा आपको। तो दे फेल्ट द पोइट्स एड फिक्शन एग्जैजरेशंस एल्यूजन एक्सेट्रा। तो बहुत सारे पुराने समय में भी बहुत समझदार लोगों ने, जिनका बहुत बड़ा नाम था, जिनके पास बहुत ग्रेट विजडम थी, उन्होंने भी इस बात को माना है कि जो पोइट्री है, यानी जो कविता है, जो पोएम है, उसमें मतलब झूठ का पुलिंदा है, मतलब झूठ से भरी होती है वो। कि पोइट जो हैं वो उसमें फिक्शन ऐड करते हैं, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, एल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसका होने का आवाज़ दिलाते हैं। टू इस पोएम टू इम्पार्टेड सम चार्म एंड अट्रैक्शन फॉर द रीडर। ये सब क्यों करते हैं? ताकि जो पढ़ने वाला है वो चार्म्ड हो जाए, वो उससे मंत्रमुग्ध हो जाए, वो उससे अट्रैक्टेड रहे। बेकन सेज, अब बेकन का क्या कहना है? मोस्ट ऑफ दीज लाइज एक्चुअली मे नॉट स्टे परमानेंटली इन द माइंड ऑफ द रीडर। अब इनमें से ज़्यादातर जो लाइज हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो रीडर के माइंड में नहीं बैठे। हाउ एवर अ पार्ट ऑफ सच फॉल्सहुड्स गेट एम्बेडेड इन द रीडर्स माइंड, इम्पेयरिंग द सेंस ऑफ द रीडर। लेकिन एक ही बात को बार बार बोलते रहने से, पढ़ते रहने से, लिखते रहने से उसमें से कुछ चीज़ जो है वो रेजिड्यू की तरह वो दिमाग में बैठ जाती है। मतलब झूठ है, अब आप उस झूठ को आप इंजॉय कर रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलने वाले को पता है, झूठ जो सुन रहा है उसको भी पता है, लेकिन वही झूठ बार बार बोला जा रहा है, बार बार सुना जा रहा है। तो उसमें से कुछ चीज़ को, वो जो झूठ है वो भी आदमी उसको अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे सच मानने लगता है। तकलीफ वहाँ से शुरू होती है। दिस कुड बी इंडीड अ सैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रीडिंग पोएट्री। ये पोएट्री पढ़ने का एक नुकसान हो सकता है। बट हाउसोएवर दीज थिंग्स आर दस इन मेंस डिफरेंट जजमेंट्स एंड अफेक्शंस, yet truth which only does judge itself teaches that the inquiry of truth, which is the love making or wooing of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of the human nature. Great, what an amazing line, what an amazing paragraph. उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे? बट हाउएवर दीज थिंग्स आर दस इन मेंस डिप्रेव्ड जजमेंट्स एंड अफेक्शंस, कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आदमी के जजमेंट के अंदर हैं, है ना। उसका दिमाग जो है, वो इंसान का जो दिमाग है वो बेसिकली भ्रष्ट है। तो उसके जो जजमेंट है वो भी कैसे हैं, वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो अफेक्शनेट है चीज़ों से, वो एक एल्यूजनरी वर्ल्ड में जीता है। तो इसलिए उसके जो जजमेंट है वो क्लियर नहीं है। येट ट्रुथ, लेकिन जो सत्य जो है, विच ओनली डज जज इटसेल्फ, क्योंकि सत्य तो किसी को जज करता नहीं है भाई। तो लोग तो हाँ, आप और मैं किसी को जज करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को जज करता है। तो हम सत्यवादी हरिश्चंद्र तो है नहीं हम जिन लोगों को जज कर रहे हैं या जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें झूठ का मिक्सचर है। लेकिन सत्य जो है वो किसी और को जज नहीं करता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी खोज करता है, वो किसी और को जज नहीं करता है। टीचर्स, सत्य क्या सिखाता है हमें? दैट द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य की खोज करना, विच इज़ द लव मेकिंग और वोइंग ऑफ इट। अब चाहे वो उसके लिए आप वो सत्य अच्छा लगे आपको या आप उसे पसंद ना करें। द नॉलेज ऑफ ट्रुथ, द सत्य का जो ज्ञान है उसकी जो, विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट, जो उसकी जो प्रेजेंस है, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रुथ, और उस पर भरोसा करना, विच इज़ द एंजॉइंग ऑफ इट, इज़ द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि सत्य जो है, सत्य की खोज करना मुश्किल है। सत्य को खोजना बहुत ही
इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि हम जो कर रहे हैं खोज, ये जो भी खोज करने वाला है वो भी पूरी तरह सत्यवादी नहीं है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं झूठ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जो सत्य की खोज के रास्ते में चलता चलता है और सत्य की खोज के रास्ते में जो उसे जो नॉलेज मिलती है, उसकी जो प्रेजेंस मिलती है, और जब वो उस पर भरोसा करने लगता है, मान लेता है कि हाँ यही सत्य है ना, तब वो उसको जो इन्जॉयमेंट आता है वो ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा इन्जॉयमेंट है ना। जिसने खुद को पा लिया, जिसने सत्य को पा लिया, वो कैसा हो जाता है, वो प्रभु में लीन हो जाता है। सो लाइज अनडाउटेडली डिप्रेव द माइंड, जो सत्य हैं वो आदमी के दिमाग को भटका देते हैं। ट्रुथ ऑन देयर साइड रिमेन्स अनब्लेमिश्ड ऑल्सो, लेकिन ट्रुथ जो है वो कैसा हो जाता है, वो हमेशा स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है ना, उसमें किसी तरह का संशय नहीं आता है। लेकिन जो झूठ है वो हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं। इट इज़ एब्सोल्यूट एंड डज नॉट लेंड सेल्फ टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। सत्य जो होता है उसको इंटरप्रिटेट नहीं किया सकता, यानी उसके अलग अलग अर्थ नहीं निकाले। जो सत्य है मतलब यही सत्य है कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, तो उसके अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन नहीं होते हैं। सत्य सत्य ही होता है। इनकैरेक्ट ट्रुथ इज अ रोमांटिक परस्यूट दैट डिमांड्स इंडल्जेंस ऑफ द परस्यूअर। वाह वाह वाह, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें मेरी ये फेवरेट लाइन में मान सकता हूँ इसको। इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य की खोज करना एक रोमांटिक परस्यूट के लायक जैसी है ना। जब आप किसी के लिए आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रोमांटिकली आप किसी को पसंद करते हैं, तो वो तभी संभव है वो रोमांस की आग लग पाना, या वो एक चिंगारी दूसरी चिंगारी जल पाना, जब उसमें इंडल्जेंस होता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। परसुअर जो है, जो चाहता है उसको जलाना, उसका इंडल्जेंस होता है नहीं, उसमें वो पूरी तरह से लीन हो जाता है ना। तो सत्य भी ऐसा ही है, आप सत्य की खोज में पूरी तरह डूब जाते हैं, तभी जाके आप जब बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, तभी अपने को सत्य मिलता है, सत्य की प्राप्ति होती है। नॉलेज ऑफ ट्रुथ मीन्स ओनिंग दिस यूनिक गिफ्ट, और जिसको सत्य ज्ञान हो जाता है उसको ये यूनिक गिफ्ट की प्राप्ति होती है। यानी जिसने सत्य की खोज कर ली, जिसको सत्य पता है, जितने भी लोगों ने करी उन सबके नाम आप जानते हैं, ओशो, गौतम बुद्ध, दलाई लामा, है ना। तो जिसने सत्य की खोज कर ली, वो उसके लिए एक यूनिक गिफ्ट होता है। When one reposes absolute faith in truth, the feeling becomes very enjoyable। और जब सत्य की खोज कर लेते हो, आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ मैंने सत्य खोज लिया है, और जब आप उसके लिए अपनी निष्ठा को प्रकट करते हो, आप उसके लिए निष्ठावान हो जाते हो, तो उस समय जो आपके मन में जो भावना आती है वो असीम आनंद की प्राप्ति कराती है आपको। इट बिकम्स वेरी इंजॉयबल। इट सिम्बलाइजेज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन नेचर। जो हमें ईश्वर ने, भगवान ने, जिसको भी हम मानते हैं, उसने जो हमें ह्यूमन नेचर दिया, हमें सोचने समझने की क्षमता दी है, तब ऐसा माना जाता है कि जिसने सत्य की खोज कर ली, तो उसने अपने जो उसका जो बौद्धिक कौशल है उसका उसने पूर्ण उपयोग किया है, और यही इंसान होने की सबसे अच्छी क्वालिटी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा जो आउटकम है वो यही है कि आदमी सत्य की खोज कर ले। The first creature of God in the works of the day was the light of the sense. The last was the light of a reason. And his Sabbath work ever since is the illumination of his spirit. First he breathed light upon the face of the matter or chaos. Then he breathed light in the face of the man. Still he breathed and inspireth light in the face of his chosen. ठीक है, पढ़ने में स्टाइलिश, बड़ा समझदार सा लग रहा है, लेकिन एक बार पढ़ने में कुछ में समझ में नहीं आता, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, यानी कि इंसान भगवान ने जिसको सबसे पहले बनाया, इन द वर्क्स ऑफ द डेज, जब वो इस सृष्टि की रचना कर रहा था, वॉज अ लाइट ऑफ द सेंस। सेंस यानी कि किसी चीज़ को महसूस करने की जो क्षमता है उसे सेंस बोलते हैं। उसको लाइट जो है उसकी, यानी उसको प्रकाश अगेन उसे आप सत्य के रूप में ले सकते हो। द लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीज़न, उसके बाद उसने तर्क की क्षमता, लाइट से मतलब आप यहाँ पे मीडियम समझिए, रीज़न, फिर उसके बाद उसने रीज़न बनाया, तर्क करने की क्षमता बनाया। एंड सेवेंथ वर्क एवर सिंस इज द एलिमिनेशन ऑफ ए स्पिरिट। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जागृत कर देना, है ना। तो एलिमिनेशन ऑफ द स्पिरिट, वर्क एवर सिंस द एलिमिनेशन, एंड सेवेंथ वर्क एवर सिंस द एलिमिनेशन ऑफ स्पिरिट। इसको हम क्या समझें, सेवेंथ को पहले सेवेंथ समझ में। सेवेंथ इज बेसिकली जो रेस्टिंग टाइम, जो जैसे आप जो नैप लेते हैं दोपहर में, या एक रेस्टिंग नैप, बीच में ब्रेक लेते हैं, वो जो एक विश्राम का जो समय होता है, तो ईश्वर जो था उसने विश्राम के समय में उसने उसकी इस स्पिरिट को डेवलप किया। फर्स्ट ही ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और क्योस। सबसे पहले उसने जो लाइट है, यानी कि जो प्रकाश है, वो किस पे डाला, मैटर के ऊपर डाला और क्योस के ऊपर डाला। देन ही ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैन, उसके बाद उसने प्रकाश जो है वो इंसान के ऊपर डाला। एंड सिली ब्रेथेंड एंड इंस्पायर्ड लाइट इन द फेस ऑफ हिज चूजन। और फिर उसके बाद उसने, बाइबल, आई थिंक दिस कोट इज टेकन फ्रॉम बाइबल,
बाइबल में इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की थॉट प्रोसेस है कि पहले ईश्वर ने जब बनाया तो पहले क्या बनाया, सबसे पहले इंसान बनाया, इंसान के बाद सेंस बनाया, सेंस के बाद रीज़न बनाया, तर्क बनाया, उसके बाद उसने क्या किया, जब विश्राम कर रहा था तब उसने स्पिरिट बनाई। उसके बाद पहले उसने लाइट जो है वो मैटर पे, यानी कि जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें गड़बड़ हैं, जो दिखता है आपको दुनिया में, उसके ऊपर पहला उसको पैदा किया। उसके बाद उसने इंसान बनाया और उसके बाद उसने उसको तर्क शक्ति दी ताकि वो सही और गलत में चूज़ कर सके। इसको और सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। When God created the world, He gave the light of sense to the mankind। जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो उसने सेंस की लाइट्स, यहाँ पे लाइट से मतलब क्या समझना है अपने को, लाइट से मतलब समझना मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जागृत हो जाना है ना, रोशनी। उसे आप जो दिखने में तो वर्ड है वो रोशनी ऐसा है कि उसका मतलब जागृत हो जाना, जागृत मतलब किसी चीज़ को एम्पावर्ड हो जाना उस चीज़ से। तो ही गेव द लाइट ऑफ सेंस टू द मैनकाइंड, उसने मानव जाति को वो सेंस दिया। यूजिंग दिस ह्यूमन बींग्स कुड सी एंड फील द वर्ल्ड अराउंड देम। तो सेंस दे दिया तो उससे क्या हुआ, जो इंसान थे वो अपने आसपास की चीज़ों को और अपने आसपास की दुनिया को देखने और महसूस करने लगे। देन गॉड गेव द पावर ऑफ रीजन, उसके बाद उसने तर्क करने की क्षमता दी इंसान को। यूजिंग दिस ह्यूमन बींग्स कुड रीजन व्हाट वाज गुड और बैड इन द थिंग्स हैपनिंग और बीइंग सेड अराउंड देम, जिससे कि इंसान में इतनी समझ आ सके, जिससे कि वो ये रीज़न कर सके अपनी तर्क शक्ति से कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, और उसके आसपास जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ख़राब हो रहा है तो उसको जज कर सके कि या उसके लिए ठीक है या नहीं है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स गॉट द पावर ऑफ एनलाइटमेंट। अब ये दो काम करने से क्या हुआ कि उसने सोचने समझने की क्षमता दे दी, ईश्वर ने अपने आसपास की चीज़ों को जज करने की, महसूस करने की क्षमता दे दी, तो और तर्क शक्ति भी दे दी। तो लोग कैसे हो गए, वो एनलाइटनमेंट हो गए, यानी लोग भी जागृत होने लगे कि उन्हें मालूम पड़ने लगा कि ये सही है कि नहीं है। आफ्टर दिस गॉड रेटेड लाइट दैट इल्यूमिनेटेड वर्ल्ड विच वॉज सो डिसऑर्डरली। देन उसके बाद उसने इल्यूमिनेट कर दिया लोगों को, चारों तरफ प्रकाश फैला दिया, जबकि उस समय दुनिया जो ईश्वर ने बनाई थी पूरी तरह व्यवस्था नहीं थी। देन हिज लाइट फेल ऑन ह्यूमन बींग्स टू मेक दम सुपीरियर नॉलेज एंड विजडम टू अदर स्पेशीज। उसके बाद जो उसने जो और, क्योंकि मेहरबान हो गया ईश्वर हमारी जाति के ऊपर, मतलब ह्यूमन रेस के ऊपर, तो उन्होंने हमें ज़्यादा तर्क शक्ति, ज़्यादा दिमाग, हमें ज़्यादा सेंसेस दी। बाकी की जो प्रजाति नहीं, बाकी के जो जानवर जो पाए जाते हैं, बाकी की जो स्पीशीज़ हैं इंसान के अलावा, उनके ऊपर उनसे ज़्यादा प्रकाश हमें दिया। आफ्टर दिस ही फोकस इज काइंड लाइट ऑन द फेस ऑफ ह्यूमन बींग्स हुम ही लव्ड मोस्ट। उसके बाद आगे का ज्ञान ईश्वर ने उन लोगों को दिया जो उससे बहुत प्रेम करते थे। जैसे बाइबलिकल कन्वर्स आई थिंक सो आई थिंक जितना समझ में आया उतना, इतने में क्लैरिटी तो आई गई होगी आपको। कोई डाउट हो तो हम सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। The poet that beautified the sect that was otherwise inferior to the rest said yet excellently well, it is a pleasure to stand upon the shore and to see ships tossed upon the sea, a pleasure to stand in the window of a castle and to see a battle and the adventures thereof below, but no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of truth, a hill not to be commanded, and where the air is always clear and serene, and to see the errors and wanderings and mist and tempest in the very below, so always that the prospect be with pity and not with swelling or pride. Certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence, and turn upon the poles of truth. Again a very great saying. That's why he is called the father of essay, and some amazing statement made by Francis Bacon. इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसमें देखें कोई एक, पहले तो अपना पहला गोल है कि हाँ इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना समझना, तो ही अपने को हमारा मेजर जो गोल है अभी के लिए वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो देयर शुड बी नो वर्ड इन दिस दैट विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दिस डेफिनेटली आई वांट टू अंडरस्टैंड। द पोएट सेड ब्यूटिफाइड सेक्ट वाज अदरवाइज इन्फीरियर टू द रेस्ट, की जो उसे ब्यूटिफाई किया गया सेक्ट में वो वैसे तो इन्फीरियर था बाकी के रेस्ट से। सेड येट एक्सीलेंटली वेल, अच्छी तरह से कहा गया। इट इज़ अ प्लेजर टू स्टैंड अप ऑन द शोर एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन अ सी, कि देखने में मज़ा आता है कि आप एक शोर के किनारे खड़े हो और समुद्र में जो है वो जहाज़ जो है वो डूबते जा रहे हैं। अ प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कैसल एंड टू सी अ बैटल एंड एडवेंचर्स देयर लो, कि आप एक किले के ऊपर खड़े हो, अपने महल के ऊपर खड़े हो और खिड़की से देख रहे हो कि नीचे युद्ध चल रहा है। बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ट्रुथ, लेकिन इनमें जो मज़ा आता है, जो एडवेंचर आता है, जो उल्लास आता है, उसका कोई सानी नहीं है, तुलना नहीं है, जब बात होती है कि जब आप एक सत्य के मैदान पे खड़े हो, है ना।
सत्य का मैदान कैसा है? एक पहाड़ है, एक पहाड़ी है, हिल नॉट टू बी कमांडेड वेयर द एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीन। एक ऐसा वो नहीं है जिसको आपको जीतना है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हवा है, जो आसपास का माहौल है, वो बिल्कुल क्लियर है, पवित्र है, वहाँ पे कोई झूठ की, किसी चीज़ की, किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। एंड टू सी द एरर्स एंड वॉन्डरिंग्स एंड मिस एंड टेम्पेस्ट इन द वेल बिलो, और वहाँ से खड़े होकर, उस सत्य की पहाड़ी पे खड़े होकर आप देख सकते हो दुनिया में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो लोगों के दिमागों में भटकन है, जो द्वंद्व हैं उन लोगों के दिमागों में, जो उनके मन के अंदर तूफान चल रहे हैं उन बहती वेल्स में, उनको आप देख सकते हो। सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विद पिटी। और आप जब सत्य की आपको प्राप्ति हो जाएगी तो आप देख पाओगे कि लोग क्यों इतने अननेसेसरली परेशान हैं, एंड नॉट विद द स्वेलिंग ऑफ प्राइड। लेकिन आप जब उनको देख पाओगे, जिस दिन आप सत्य की खोज कर लोगे, तो आप देख पाओगे, तो आपको उनके ऊपर दया आएगी। उस समय आपको घमंड नहीं आना चाहिए कि नहीं मुझे इन लोगों से ज़्यादा मालूम है, इन्हें सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि बोध हो गया है सत्य का, तो अब मैं घमंड से भर जाऊं। तो ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। जिस दिन आदमी की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो सत्य ज्ञान कर लेता है, वो सत्य से रूबरू हो जाता है, सर्टेनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ। और उस दिन उसी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने सत्य की खोज कर ली हो, जो सत्य को मानता हो, वो उसके लिए यहीं धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, ऐसे आदमी को जिसके पास, जिसने सत्य की खोज कर ली है, उसे घमंड से न भर के उसे क्या करना चाहिए? उसे दयावान होना चाहिए, उसे दान करना चाहिए, उसे बाकी लोगों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, और सत्य की खोज के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इतना उसको हम एग्जाम कर सकते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वन स्टैंड्स इन द सी बीच एंड गेट टू सी द सी शिप्स बीइंग रॉक्ड वायलेंटली बाय द विंड्स, जब किसी आदमी को ऐसा मौका मिलता है कि वो समुद्र किनारे खड़ा है और वो देख रहा है कि समुद्र में जो जहाज़ हैं वो चट्टानों से टूट टूट कर बिखर रहे हैं हवाओं की वजह से, इट बिकम्स अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। तो उसके लिए एक ही बहुत रोमांचक टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है। इन द सेम वे वन कैन स्टैंड बाय द विंडोज ऑफ अ हाई कैसल एंड वॉच द फाइट रेजिंग बिलो। इसी तरीके से दूसरा उन्होंने जो उदाहरण दिया हुआ है कि आप अपने महल की बुर्ज के ऊपर खड़े हो और एक विंडो से आप देख रहे हो नीचे युद्ध चल रहा है, तो वो भी एक बहुत रोमांचक दृश्य हो सकता है। ये भी एक बहुत यूनिक दृश्य हो सकता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग कैन रियलाइज ट्रुथ, यानी कि कोई इंसान जो है वो सत्य को पहचान पाता है, सत्य से रूबरू हो पाता है, ही कैन फील एज इफ ही स्टैंड्स आउट ऑफ अ हाई माउंटेन एंजॉइंग इट्स ब्यूटी एंड ब्लिस। वो उसको ऐसा महसूस होने लगता है अंदर से कि वो एक ऐसे पहाड़ पे खड़ा है जहाँ पर वो, उसके पास सब तरह की खुशियाँ हैं, है ना, उसके सारे दिमाग के द्वंद्व जो हैं वो हट चुके हैं, उसको सारी क्लैरिटी आ चुकी है। लेकिन ऐसा स्टेटस, एग्जॉल्टेड स्टेटस, यानी कि ऐसा मेंटल लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी को अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहिए, उसे घमंड से नहीं भर जाना चाहिए। इंस्टेड ही शुड बी हम्बल, उसे और विनम्र हो जाना चाहिए। एंड बिनाइन टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति दया का भाव, उदारता का भाव रखना चाहिए। To pass from theological and philosophical truth to the truth of civil business, it would be acknowledged even by those that practice it not, that clear and round dealing is the honor of man's nature, and that mixture of fault is like an alloy in the coin of gold or silver, which may make the metal work the better. But it embasseth it, for these winding and crooked courses are the goings of the serpent, which goeth basically upon the belly and not upon the feet. There is no wise that does so cover a man with shame as to be found false and perfidious. And therefore Montaigne saith prettily, when he inquired the reason why the word of lie should be such a disgrace and such an odious charge. Okay, again it has become a little heavy, but it is good, है ना। थियोसॉफिकल समझने की कोशिश करें। थियोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल तो आपने समझ में आता है कि भाई फिलोसफी से रिलेटेड है। थियोसॉफिकल इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, है ना, एनी फिलोसफी विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन। और इट क्योंकि यहाँ पे मतलब व्हाट ही हैज़ रिटन इज़ मोर अबाउट लेसन, मतलब ही क्रिश्चियन गाय, सो इज़ रिटन अबाउट चर्च। तो थियोसॉफिकल इज बेसिकली अ सोसाइटी ऑल्सो दैट डील्स विद मैटर्स दैट ओके बाय स्पिरिचुअलिटी अ पर्सन कैन ऑल्सो अचीव गॉड और कैन अटेन हिज लव। ठीक है, तो थियोसॉफिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रुथ क्या है कि एक सर्टेन डोमेन को बिलोंग करता है, वाइल डीलिंग विद अ डे टू डे मंडेन मैटर्स, यानी कि जो हमारे सिविल बिजनेस है, हमारी जो रोज़मर्रा की जो ये जिस तरह की हम जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं, उस ज़िंदगी की बात कर रहे हैं वो। तो उस ज़िंदगी में डीलिंग विद
civil business, it is acknowledged by even those who practice that clear and round dealing is the honors of man nature. हाँ, तो वहाँ पर जो हम सिविल बिजनेस यानी कि हम आपस में जो व्यापार भी करते हैं तो वहाँ पर भी इस बात को माना जाता है, चाहे वो लोग उसकी प्रैक्टिस करें या नहीं करें, प्रैक्टिस करें नहीं करें मतलब उसको अमल में लाएं या नहीं लाएं, दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैंस नेचर, कि आदमी का जो बेसिक नेचर है वो सत्य ही है, यानी कि जो सत्य बोलता है, व्यापार करता है, मतलब कि भाई व्यापार करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो आदमी अपने व्यापार में या डीलिंग्स में भी जो ईमानदार होता है, जैसा आपने भी बहुत सुना हुआ इस बात को, और आज भी दुनिया बोलते हैं ना कि दुनिया आज भी ज़ुबान पे ही चलती है, तो ज़ुबान पे चलती है मतलब कि हाँ मैंने कह दिया या किसी ने कह दिया तो यस उसको मतलब उसकी वैल्यू होती है, तो आज भी वो मैंस के ऑनर पर ही चीज़ें चलती हैं। दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, और उसके बाद जो उसमें जो मिलावट करता है थोड़ी बहुत, यानी जो मिलावट है वो थोड़ी बहुत की क्यों ज़रूरत है वो बताता है कि भाई थोड़ा झूठ बोलना सांसारिक जीवन में जीने की क्यों ज़रूरी है। मिक्सचर ऑफ फॉल्ट इज लाइक एलॉय इन द कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि आप सोने का या चांदी का जब सिक्का बनाते हैं तो उसमें आप कोई एलॉय कोई और धातु भी मिलाते हैं, क्यों, विच में मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बेसेथ, जिससे कि क्योंकि खाली सोने का बनाएंगे, ऐसा एग्जाम्पल मैंने मेरे ख्याल से इस क्लास में किसी को दिया था कि कई चीज़ें मन की भावनाएं सही नहीं होती हैं, वो नहीं होता है, या जो भी बहुत सारे कारण हो, तो बेसिकली क्योंकि मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत है हमारे यहाँ की कि 24 कैरेट गोल्ड के गहने नहीं बनते, है ना, तो मिलावट करनी पड़ती है, जो लोग मिलावट कर लेते हैं वो गहने बन जाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं नहीं बनते गहने, तो मतलब क्योंकि जो पूरा सत्य होता है उसमें भी कहीं ना कहीं झूठ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि मेटल जो है वो वर्क कर पाए, नहीं जो बनाने की आभूषण बनाना है तो उसमें मिलावट तो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, बट इट एम्बेसेथ इट, बट प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जैसे ही आपने मिलावट करी तो मिलावट करने पे वो उसकी जो प्योरिटी है उसको वो ख़त्म कर देता है। For these winding and crooked courses are the goings of the serpent which goes beneath upon the belly and not upon the feet, ये उस तरीके से है जैसे कि जो सरपेंट होता है वो उसके बेली तक तो जाता है परंतु फीट तक नहीं आता है। There is no white that does cover a man with shame as to be found false and perfidious, ये इस बात में आज भी चाहे दुनिया पूरी झूठ पे चल रही हो, लेकिन ये बात आज भी सत्य है कि जब कोई झूठ पकड़ा जाता है तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना ही पड़ता है, उसे आज भी विश्वासघात ही माना जाता है ना। लोग झूठ बोलते हैं फ़ायदे के लिए और ठीक है, लेकिन वो बोलते जाते हैं क्योंकि जब तक पकड़ नहीं जाते, लेकिन कभी उसका सार्वजनिक रूप से किसी आदमी को झूठा साबित हो जाता है या विश्वासघाती साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके पास शर्मिंदा होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। एंड देयरफॉर मॉन्टेन सेथ प्रिटिली, मॉन्टेन से बहुत प्रभावित थे फ्रांसिस बेकन, जब हम ये जीवनी पढ़ेंगे तब अपने और समझ में आएगा, है ना। देयरफॉर मॉन्टेन सेथ प्रिटिली, इस बात को उन्होंने बहुत खुशी से बताया है, व्हेन ही इंक्वायर्ड द रीज़न वाई द वर्ड ऑफ लायर शुड बी सच अ डिसग्रेस सच एन ओडियस चार्ज, कि आज भी भले झूठ बोलने के फ़ायदे देखते हैं सांसारिक जीवन में, लेकिन जो लोग भी झूठ बोलते हैं उनको जो मतलब डिसग्रेस का कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सामना करना पड़ता है। तो थियोसॉफिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ बिगॉन टू अ सर्टेन मोमेंट वाइल डीलिंग विद डे टू डे मंडेन मैटर्स, हमारे सांसारिक मैटर्स में भाई ट्रुथ अपनी जगह, एक जब आप विचार शक्ति की बात कर रहे हैं, जब आप साधना की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं, एक रिलीजियस लाइफ की बात है, तो वो सत्य ठीक है, लेकिन अगर हमारे सांसारिक जीवन में भी तो लोगों को हमेशा बड़ा मुश्किल पड़ता है कि वो पूरे हमेशा सत्य से चिपके रहें। अपनी बिजनेस डीलिंग्स को स्मूदर बनाने के लिए उसे कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। दिस एट टाइम्स अपीयर्स टू प्रैक्टिकल नेसेसिटी, उस समय ऐसा लगता है कि जो वो है प्रैक्टिकल नेसेसिटी है, मतलब समय की ज़रूरत है। ऑल्दो ही माइट सक्सीड एंड इमर्ज इन सच कंडक्ट इज वाइल्ड एंड डिग्रेंट, हो सकता है कि उस समय उसकी वजह से उसे सफलता मिल जाए, परंतु उसका जो इस तरह का व्यवहार है वो डिग्रेडिंग है, वो गलत है, शर्मिंदगी भरा है। इट इज़ लाइक एन अलॉय वेयर अ फॉरेन एलिमेंट इज एडेड स्मॉलर टू मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू गिव इट मोशन एंड टफनेस, ये ऐसा है कि हाँ आपने जो क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि किसी प्योर चीज़ से आभूषण या जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रहा, तो आपने किसी और धातु का मिक्सचर कर दिया जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ जाए। हाउएवर सच एलॉइंग रॉब्स द सिल्वर और गोल्ड ऑफ द लस्टर, लेकिन वो जितनी मात्रा में वो जो आपने जो एलॉय मिलाया है, जो कि असल में जिस चीज़ को आप सोना या चांदी बचा के बेच रहे हो, तो उसमें आपने जो दूसरी धातु मिलाई है वो उतनी धातु की चोरी भी कर लेती है, मतलब उतनी सोना और चांदी हटाओगे तभी आप वो दूसरी धातु मिला पाओगे। इट इज़ लाइक अ स्नेक, ये कैसे सांप की तरफ है, जो मूव्स ऑन इट्स बेली ऑलवेज, यानी कि जो कि अपनी बेली पर ही मूव करता है, एंड कैन नेवर स्टैंड अप एक्टेंड अपराइट, यानी कि वो घूमता तो रहता है लेकिन उसके जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आता कि वो अपने बिल्कुल पूरा
सीधा खड़ा हो जाए, है ना, इसलिए कमर पूरी सीधी कभी नहीं होती। दिस इज़ वाई एमिनेंट मैन लाइक मोंटेन, यानी इसलिए जो इतने जो शानदार लोग हुए मोंटेन जैसे, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट फॉल्सोस वॉज यूनिवर्सली डिग्रेडिंग एंड लोथसम, कि लोग झूठ बोल के कितने भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, उसका कितना भी फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को शर्मिंदगी का सामना करना ही पड़ता है। Saith he, if it be well weighed to say that a man lies is as much to say as he is brave towards God and a coward towards men, for life faces God, it shrinks from men. Surely the wickedness of falsehood and breach of faith cannot be possibly so highly expressed, as in that it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generations of men, it being foretold that when Christ comes, he will not find faith upon earth. है ना, इट्स अ बेसिकली बाइबलिकल ऐसे, बट ठीक है, बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। तो सेट, ये जो सेट लिखा है उसे आप सेट पढ़े, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इट वेल वेड, यदि हम इस चीज़ का पूरा एनालाइज करें ढंग से, कि मैन लाइज की एज मच टू से, जबकि आदमी जो है वो ऐसा आदमी जो झूठ भी बोलता है और वो ईश्वर का सामना भी करने को तैयार है, मतलब ईश्वर की पूजा भी कर रहा है और वो झूठ भी बोल रहा है, और वो लोगों की तरफ जो है वो कमज़ोर है, कॉवर्ड है। फॉर लाइफ इज गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, कि वो भगवान का सामना तो कर रहा है लेकिन लोगों का सामना नहीं कर पा रहा है, लोगों का सामना कर रहा है, भगवान का सामना नहीं कर पा रहा है। द विकेटनेस ऑफ फॉल्स एंड बीच ऑफ थिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, सो आई विल एक्सप्रेस इन दैट इज द लास्ट फील टू कॉल द जजमेंट ऑफ द गॉड। और जब ऐसा दिन आ जाएगा कि दुनिया के ज़्यादातर लोग जब ऐसे हो जाएंगे, तब ऐसी गड़गड़ाहट होगी आसमान में कि ईश्वर के जजमेंट की ज़रूरत होगी इस तरह की जनरेशन्स जो हैं, जो चल रही हैं उनके ऊपर। और ऐसा पहले ही कहा गया है, ऐसा बाइबल में लिखा, बाइबल में कहते हैं क्राइस्ट वापस आएंगे, तो इट बीइंग फोरटोल्ड, ऐसा बताया जा चुका है। व्हेन क्राइस्ट कम्स, तो क्राइस्ट के आने का वही दिन है, तभी आएंगे क्राइस्ट, ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन अर्थ। और जब क्राइस्ट आएंगे तब वो दिन आएगा कि हाँ, लोग भरोसा करने लायक इस धरती पे होंगे ही नहीं। ठीक है, तो व्हेन लाइज डीपली इट इज सेड, ही सेड दैट मीन्स अ पर्सन लाइज अफ्रेड ऑफ ऑर्डिनरी वर्ल्ड हैज अ टेंडेंसी टू फेस गॉड्स। तो यहाँ पर ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आज के समय का जो इंसान है वो कैसा है कि वो लोगों से झूठ बोल रहा है, उनसे आंखें भी मिला ले रहा है ना, तो ही लोगों से आंखें नहीं मिला पा रहा है, और मतलब लोगों से तो डर रहा है वो कि मेरा झूठ पकड़ा गया तो क्या हुआ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मंदिर में जाके उनके हिसाब से चर्च में जाके पूजा कर रहा है, मतलब भगवान का, ईश्वर का सामना करने के लिए व्यक्ति तैयार है, वहाँ उसे शर्म नहीं आ रही, लेकिन लोगों से सामना करने के लिए वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, फिर भी उनके सामने आंखों में आंखें तान के खड़ा है। इज अ लोली सेल्फ bereft ऑफ एनी विजडम एंड इंटेलेक्चुअल हेफ्ट, ऐसा आदमी जो है उसके अंदर की जो जागरूकता, उसके अंदर का जो किसी तरह का ज्ञान है, जो इंटेलेक्चुअली रूप से वो बहुत ही कमज़ोर है। व्हेन द डे ऑफ जजमेंट अराइव्स, जिस दिन फैसले का दिन आएगा, पर्सन इज लाइट ऑल इज लाइफ कैन नॉट फेस गॉड, आज तो भगवान को फेस कर पा रहा है, लेकिन जिस दिन फैसले का दिन आएगा ईश्वर के सामने, तब वो भगवान को फेस नहीं कर पाएगा और उसको उसकी सज़ा मिलेगी, ही विल बी पनिश फॉर इट गिल्ट। It has been said that gradual erosion of moral values in the world will slowly drag to the state where faith ceases to exist. इसको कहा गया है कि धीरे धीरे जो लोगों के नैतिक मूल्य जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पृथ्वी पे लोगों की ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर भरोसा नाम की चीज़ जो है वो उड़ जाएगी। तो गाइस, दिस इज ऑफ ट्रुथ बाय फ्रांसिस बेकन। जो आप जिंदा हो, मतलब हो, है कोई यहाँ पे कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ? अरे छोटे से छोटा किया है मैंने, बड़ा तो समझ से ठीक है। चलिए, आई होप जितना पहले पढ़ा हुआ है, जितना देखा हुआ, उससे कुछ क्लैरिटी मिली है अभी, मतलब अभी दोबारा पढ़ेंगे तो आएगा समझ, कुछ तो आएगा। हाँ, मुंह से बोलो, मुंडी हिलाओ, कुछ तो करो। ठीक है, क्या दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। झूठ बोलो भगवान, झूठ बोलो, हिसाब से बोलो, कम बोलो, है ना, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं बोलो, शौक के लिए मत बोलो, नहीं तो ऐसा प्रलय का दिन आएगा है। चलो, इट वॉज ग्रेट।
कुल मिला के 2-3 लोगों को माफ़ कर दिया, कवियों को माफ़ कर दिया उसने है ना, कि कवि भैया कवि, वही कवि जब तक चीज़ों का बखान नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, कविता बनेगी ही नहीं। एक राजा था, एक था राजा, एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी, तो कविता बनेगी नहीं ना। तो बोले व्यापार में भी ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। चलो, बट आई होप द टॉपिक यू गॉट सम क्लैरिटी रिगार्डिंग इट, है ना।